25 जून 2024 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है पटेल नगर। और इसी पटेल नगर के अंदर एक गंदा नाला बहता है। दरअसल पटेल नगर के लोगों को पिछले 2-3 दिनों से उस गंदे नाले से बड़ी ही अजीब सी बदबू आ रही थी और लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो ना हो ये ज़रूर इंसानी मांस की ही बदबू है। और जैसे ही वहाँ पे रहने वाले लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है तो वो इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुँच जाती है और उस नाले की छानबीन करनी शुरू कर देती है। अब इसी बीच में एक पुलिस वाला बड़े ही जोर से चीखता है और बाकी के पुलिस वालों को बताता है कि इस गंदे नाले के अंदर 3-3 लाशें पड़ी हैं। अब उस पुलिस वाले की बात सुनकर बाकी के पुलिस वाले भी वहां पर चले जाते हैं और जैसे ही वो नाले के अंदर का नज़ारा देखते हैं तो पुलिस वालों के पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि उस गंदे नाले के अंदर एक महिला और 2 बच्चियों की लाशें पड़ी थी। अब सबसे पहले पुलिस वाले उन तीनों लाशों को बाहर निकाल कर उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। आखिर कौन थी वो महिला और 2 बच्चियां, किसने किया था इन तीनों का कत्ल, आइए जानते हैं आज की सच्ची घटना के बारे में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 21 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश का एक जिला बिजनौर जिले में ही एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है टहनौर कस्बा। और इसी टहनौर के रहने वाले अब्दुल खालिद के परिवार में उसकी बीबी के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था रेशमा जो तलाकशुदा थी। दरअसल रेशमा की शादी बिजनौर के रहने वाले एक लड़के के साथ साल 2011 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा रहता था। इसी वजह से ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और साल 2018 में ही रेशमा का उस लड़के के साथ तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद रेशमा अपने माँ बाप के घर में ही रह रही थी। दरअसल शादी के बाद रेशमा को 2 बच्चियां भी पैदा हुई थी और वो दोनों बच्चियां भी रेशमा के साथ ही उसकी मां के घर में रह रही थी। रेशमा के पड़ोस में ही हसीन नाम का एक आदमी रहता था। दरअसल हसीन भी तलाकशुदा था। अब क्योंकि हसीन और रेशमा एक दूसरे के पड़ोसी थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे के घर पर भी आते जाते थे। दरअसल हसीन रेशमा से बेहद प्यार करता था। हसीन रेशमा को पसंद करता था और रेशमा को इस बात का अच्छे से पता था कि हसीन उसे पसंद करता है। दरअसल हसीन रेशमा की दोनों बच्चियों से भी बेहद प्यार करता था और ये देखकर रेशमा को बहुत अच्छा लगता था। दरअसल रेशमा मन ही मन में ये सोचने लगी थी कि हो ना हो जरूर आने वाले समय में उसका अगला हमसफर हसीन ही होगा। अब इसी बीच में जब एक दिन रेशमा किसी काम से हसीन के घर पर जाती है तो हसीन रेशमा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। हसीन रेशमा से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। रेशमा तो पहले से ही तैयार बैठी थी, वो हसीन के प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। उस दिन रेशमा और हसीन जमकर शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, लेकिन ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। दरअसल जब भी रेशमा और हसीन का मन करता था तब वो शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। अब देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच में एक दिन रेशमा हसीन से बोलती है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, लेकिन हसीन रेशमा से बोलता है कि अभी मैं सेटल नहीं हुआ हूँ, पहले मुझे सेटल हो जाने दो, थोड़े बहुत पैसे कमा लेने दो, उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। तभी हसीन रेशमा से बोलता है कि देखो यहाँ बिजनौर में तो कोई काम धाम नहीं है, मेरा एक दोस्त है जो देहरादून में नौकरी करता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है, क्यों ना मैं भी देहरादून में चला जाऊं और देहरादून में जाकर जब मैं थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लूँगा उसके बाद मैं तुम्हें भी वहीं पर बुला लूँगा और फिर हम शादी कर लेंगे। रेशमा इसके लिए तैयार हो जाती है और इसके कुछ ही दिनों बाद हसीन बिजनौर से बस पकड़ के देहरादून में चला जाता है। जाने के बाद वो अपने किसी दोस्त के साथ एक कंपनी में जॉब पर लग जाता है। हसीन को देहरादून में जॉब करते करते 1 साल गुजर चुका था और इस दौरान हसीन और रेशमा की बात सिर्फ फ़ोन पर ही होती थी। हसीन इस दौरान एक बार भी रेशमा के पास मिलने नहीं गया था। अब इसी बीच में एक दिन रेशमा हसीन से बोलती है कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन हसीन रेशमा से बोलता है कि मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत खर्च करके
बाकी के पैसे मैं तुम्हारे पास भेज देता हूँ। मेरे पास 50,000 कहाँ से आएंगे। हसीन की ये बात सुनकर रेशमा उसे बोलती है, मुझे तो लगता है कि सिर्फ तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं करते। दरअसल रेशमा अब हसीन के ऊपर लगातार शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी और हसीन इस चीज से परेशान हो चुका था। रेशमा की ये बात सुनकर हसीन उसे बोलता है, मैं 3-4 दिनों तक तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें शादी करना है या निकाह करना है। हसीन की ये बात सुनकर रेशमा खुश हो जाती है, लेकिन रेशमा को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि हसीन के मन में क्या चल रहा है। 15 जून 2024 को हसीन देहरादून से बिजनौर में चला जाता है। जाने के बाद वो रेशमा के पास जाता है और उस रात रेशमा और हसीन जमकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद रेशमा हसीन से बोलती है, बताओ तुम मेरे साथ शादी कब करोगे। तभी हसीन उसे बोलता है, मुझे सिर्फ 3-4 दिन दे दो, मैं देहरादून में जाकर पहले एक कमरा किराए पर ले लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा और फिर हम शादी कर लेंगे। हसीन की ये बात सुनकर रेशमा खुश हो जाती है। अब 3-4 दिन हसीन बिजनौर में रहने के बाद फिर से देहरादून में लौट जाता है। अब देहरादून में जाने के बाद हसीन 23 जून 2024 को रेशमा को देहरादून में बुला लेता है। रेशमा अपनी दोनों बच्चियों के साथ तैयार होकर बिजनौर से बस पकड़कर देहरादून में चली जाती है और बस स्टैंड पर जाकर वो हसीन को कॉल करती है। रेशमा हसीन को कॉल करके बोलती है कि मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाओ। इसके करीब 10 मिनट बाद ही हसीन बाइक लेकर बस स्टैंड पर चला जाता है। जाने के बाद वो रेशमा और उसकी दोनों बच्चियों को बाइक पर बिठाकर एक कमरे में लेकर चला जाता है। कमरे में जाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जैसे ही शाम होती है तो हसीन रेशमा से बोलता है कि तुम लोग इस कमरे में बैठो, मैं खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। और इसके करीब आधे घंटे बाद ही खाना लेकर हसीन कमरे में वापस आ जाता है। आने के बाद अब सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन हसीन खाना खाने से मना कर देता है। वो रेशमा से बोलता है कि वो बाहर से खाना खाकर आया है। अब रेशमा और उसकी दोनों बच्चियां वो खाना खा लेते हैं, लेकिन खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही वो सभी लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। क्योंकि हसीन ने पहले से ही उस खाने में नींद की बहुत सारी गोलियां मिला दी थी। और हसीन को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि रेशमा और उसकी दोनों बच्चियां गहरी नींद में चले गए हैं, तो हसीन के अंदर का शैतान जाग जाता है और तभी हसीन अपने हाथों से रेशमा का गला घोट देता है। हसीन बड़ी ही बेरहमी के साथ रेशमा का गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। अब रेशमा की हत्या करने के बाद हसीन दोनों बच्चियों के पास जाता है और तकिए से दोनों बच्चियों का मुंह बंद करके दोनों बच्चियों का ही कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद हसीन तीनों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए पास ही के गंदे नाले में फेंक देता है। लेकिन जैसे ही 2-3 दिनों बाद लोगों को उस गंदे नाले से अजीब सी बदबू आती है, तो लोग इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं और पुलिस तीनों लाशों को बरामद कर लेती है। लेकिन अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर इन तीनों का कत्ल किया किसने है। पुलिस छानबीन में जुट जाती है और तभी पुलिस एक फैक्ट्री में जाती है और उस फैक्ट्री में काम करने वाला रामदयाल नाम का एक आदमी पुलिस को बताता है कि 3 दिन पहले ही हसीन की बीवी और उसकी दोनों बच्चियां बिजनौर से देहरादून में आई थी, लेकिन वो 3 दिनों से दिखाई नहीं दे रही हैं। रामदयाल की ये बात सुनकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इन हत्याओं के पीछे हसीन का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस वाले जैसे ही हसीन के कमरे पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि हसीन के कमरे के बाहर ताला लटक रहा था। पुलिस को हसीन वहां पर नहीं मिलता, लेकिन पुलिस हसीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती थी। इसीलिए पुलिस की 2 टीमें हसीन की तलाश में जुट जाती हैं और इसके करीब 4 दिनों बाद ही 27 जून 2024 को पुलिस को इस बात का पता चलता है कि हसीन देहरादून में ही एक जगह है मजनू का टीला, वहां पर छिपा हुआ है। अब पुलिस वाले मजनू के टीले पर पहुंचकर हसीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने में लाया जाता है और थाने में लाकर पुलिस वाले हसीन से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। अब पहले तो हसीन अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो हसीन एक एक करके सारी बात पुलिस को बताता है। हसीन पुलिस को बताता है कि पिछले 2 सालों से उसका और रेशमा का अफेयर चल रहा था, लेकिन रेशमा लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। दरअसल रेशमा ने हसीन का दिमाग खराब कर दिया था, इसी वजह से हसीन ने इतना बड़ा कदम उठाया था। अब पुलिस वाले हसीन की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करके हसीन को जेल में भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।